जल्दबाजी में हमने जो गलतियां की, मैं उसका इजहार करना चाहूँगा कि जिनेवा एकॉर्ड कर दिया, बावजूद इसके कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने पूरा जोर लगाया, अमेरिका को भी समझाने की कोशिश की। हाल ही में आपको पता होगा मेरे चचा का इंतकाल हुआ और बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान से, अंदरून पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान जो थे, उन्होंने अफसोस के लिए आए। तो एक तालिबान का भी हाई लेवल वफ्द आया मुझे मिलने के लिए, उनसे हमारी बड़ी बात हुई। मैं वो कुछ चीज़ें जो उनके खदशात थे वो सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे खदशात हैं वो सामने रखना चाहता हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि देखें कि क्या मौजूदा सूरत हाल है और उसका वे आउट क्या है। ज़ियाउल हक शहीद को तो अल्लाह ताला ने शहादत भी दी और आज भी अफ़गान तालिबान के दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद के लिए मैंने पहले भी कहा कि बड़ा एक उनके लिए उनके मोहब्बत है, और वो इस बात की को बार बार उन्होंने इस बात को स्ट्रेस किया कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े प्यार के ताल्लुकात हैं, और इसीलिए हमारे लीडरशिप ने हमें फ़ौरन इजाज़त दी कि आपसे हम मिलें। एक तो उन्होंने बड़ा इस बात का ख़दशे का इज़हार किया कि हमारे ऊपर जो है इस वक्त ज़मीन पे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन एयरक्राफ्ट से जो हमला हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं और जिसमें इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका एक मुसलसल रब्ता रहे। आज मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ, और इस पर मैंने कुछ लिखा भी है, और पिछले दिनों एक आर्टिकल अंग्रेज़ी में, एक उर्दू में छपा भी है कि अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका की फ़ौजें निकल रही हैं उसके बारे में ये बातचीत की थी। तो कुछ यादें पुरानी भी सामने आनी शुरू हो गई और उसका मैंने ज़िक्र भी किया उसके अंदर, और पहले भी अपने एक यूट्यूब चैनल में मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तसर तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई 1979 की बात है। फ़िज़ुल्लाह अमीन जो है वो कत्ल कर दिया गया था, जो प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के। उससे पहले सरदार दाऊद को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों जो है वो अपना टिल्ट कर रहे थे कम्युनिज़म रशिया से मुस्लिम उम्मा की तरफ, और दोनों को कत्ल कर दिया गया। और उसकी जगह फिर वो लेकर आए बब्र कारमल को। बब्र कारमल जो है वो 1979 से 1986 तक वहाँ पर रहे, और बड़े सख्त प्रो कम्युनिस्ट थे, और रूस के एक किस्म के पिट्ठू वहाँ पर बैठे हुए थे, और सारी इस जहाद के दौरान वो वहाँ पर जो है वो बब्र कारमल की हुकूमत रही वहाँ पर। तो जुलाई 1979 में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने ये हालात को देखते हुए, जिमी कार्टर थे सदर अमेरिका के उस वक्त, तो उनको एक ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने ख़दशात का इज़हार किया कि जो मैं देख रहा हूँ माजी करीब की तारीख़ अफ़गानिस्तान की, लग ऐसे रहा है कि सोवियत यूनियन जो है वो अब आराम से बैठकर ये तमाशा नहीं देखेगा, क्योंकि एक के बाद एक को कत्ल कर दिया गया और अपने जो है वो पिट्ठू को लाकर वहाँ बैठा दिया गया है। और मेरा ये मुशाहिदा है, उन्होंने लिखा जिमी कार्टर को, कि रूस जो है वो अनकरीब अफ़गानिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली, यानी कि अपनी फोर्सेस को लेकर वो एंटर करेगा, और उसके बाद जो है वो एक आज़ाद मुमलिकत, एक नॉन अलाइंड मुल्क को सब्जुगेट करने की कोशिश करेगा, और फिर अपने अज़ाइम जो उसके हैं कि गल्फ़ के मुंह पर जाकर बैठ जाए बलूचिस्तान के ज़रिए ग्वादर में। तो ये उसके अज़ाइम हैं एक्सपेंशनिज़म के, जिसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। उस ख़त का जवाब नहीं दिया जिमी कार्टर ने, और हुआ ये कि 1979 में ही दिसंबर के न्यू ईयर्स ईव 25 क्रिसमस ईव के बाद जो है वो आपने देखा कि 1 लाख के करीब सोवियत फ़ौजी जो है वो वहाँ पर दाखिल हो गए, और उनके दाखिल होने के बाद शायद उनको इस बात का एहसास हुआ कि ज़ियाउल हक ने जो लिखा था हमें वो सच साबित हो गया। तो उन्होंने ब्रज़िंस्की को, जो एक पोलिश अमेरिकन थे और बड़ा एक
डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। जिमी कार्टर के वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे 1977 से 1981 तक। उनको पाकिस्तान भेजा तो उनकी जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के साथ मुलाकात हुई। तो ब्रजेंस्की ने बड़ा ज़ोर देकर ये कहा कि देखें, ये तो आपकी बात सच्ची निकली जो आपने कहा था, और रूस जो है वो अब आपके बॉर्डर पे आके बैठ गया। तो हम इंशाल्लाह ये ड्यूरन लाइन को इतना मजबूत करेंगे कि रूस की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो अफ़गानिस्तान को क्रॉस करे। यानी दबे लफ्ज़ों में उसने ये कहने की कोशिश की कि रूस जहाँ भी चला गया वो कभी वापस तो नहीं गया, क्योंकि ये अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि रूस को शिकस्त होगी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसने फिर एग्ज़ाम्पल्स दिए ईस्टर्न यूरोप के, ईस्ट जर्मनी का, पोलैंड का, हंगरी का और दीगर ममालिक का, कि जहाँ जहाँ रूस गया है वहाँ से वापस नहीं गया, और अब ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया अब यहाँ ही रहेगा, तो हमें ड्यूरन लाइन पे काम करना चाहिए। ज़िया-उल-हक शहीद के अल्फाज थे, मैं कोट अनकोट आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ब्रजेंस्की को कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, और मैंने आपको आगाह कर दिया था इस बारे में कुछ अर्सा पहले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूरन लाइन को तो मजबूत करना ही करना है। मैं रूस को इंशाल्लाह, हम रूस को इंशाल्लाह दरिया आमू के उस पार फेंकेंगे उठाकर, और यहाँ पर उनको हम पाँव नहीं जमाने देंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी, हमारी ख़ुद मुख्तारी का ये तकाज़ा है कि हम हर किस्म की कुर्बानी दें, और इंशाल्लाह हम जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन की पूरी सपोर्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि रूस जो है वो एक दिन दरिया आमू के उस पार वापस चला जाएगा। खैर उस वक्त किसी को यकीन नहीं आया इस बात का, लेकिन तारीख़ ने यह साबित कर दिया कि रूस को आखिरकार वहाँ से जाना पड़ा। जल्दबाजी में हमने जो गलतियाँ की, मैं उसका इजहार करना चाहूँगा कि जिनेवा एकॉर्ड कर दिया, बावजूद इसके कि जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने पूरा ज़ोर लगाया, अमेरिका को भी समझाने की कोशिश की, रशिया को भी से बातचीत करने की कोशिश की, और अपने लोगों को भी समझाया, लेकिन कुछ अमेरिका का आशीर्वाद था। अमेरिका और रूस दोनों उस वक्त एक आपस में रब्ता हो गया था, और दोनों ने कहा कि हम यहाँ से निकलें बाहर, और उसके बाद जो गदर हुआ वहाँ पर जो आपस में झगड़े हुए, अगर वो जिनेवा एकॉर्ड ना होता और वहाँ उस वक्त वो हुकूमत बन जाती, तो आज अफ़गानिस्तान एक पीसफुल मुल्क होता। दूसरी गलती जो हमसे सरजद हुई वो 9/11 के बाद हमारे ISI के चीफ़ उस वक्त अमेरिका में थे, जनरल महमूद साहब। उनकी वहाँ पेंटागन में कुछ मुलाकातें हुई, और इमीडिएटली आफ्टर 9/11 और उन्होंने वहाँ पर से हमारे उस वक्त के जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ़ एग्जेक्टिव या सदर थे उस वक्त के, जनरल मुशर्रफ साहब, उनको पैगाम भेजा कि अमेरिका ने तो बड़ा सख्त तरीके से कहा कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं, और अगर हमारे साथ नहीं है तो हम आपको स्टोन एज में फेंक देंगे, यानी कि जिस तरह से हम आपको हुआ हम आपको तबाह करेंगे। खैर बहरहाल हमने सोचे समझे बगैर, टाइम लिए बगैर एकदम अमेरिका का साथ दे दिया, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में तो बमबारी होनी थी जो हुई, उसके नतीजे में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ, और उसका बैकलैश ये हुआ कि TTP पाकिस्तान को एक मौका मिल गया बात करने का, और अमेरिका, CIA समेत रॉ को और मोसाद को और इन सब को एक मौका मिल गया कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। तो हर किसी ने फिर अपना अपना हिस्सा उसमें डाला। 80,000 जानों का नुकसान हुआ, और हमारे अफवाज पाकिस्तान के भी 7-8 हज़ार लोग सिपाही जो है वो शहीद हुए इस सारे अरसे के दौरान। अब हम इस नहज पर आ गए हैं कि ये अमेरिका वहाँ से जा रहा है, और बहुत जल्दबाजी में कि यहाँ से निकल जाए, और जाते जाते उसने भी जिनेवा के वक्त जो हम जिस दोराहे पे खड़े थे, आज उसी दोराहे पे खड़े हैं। उसने कोई फ़ैसला नहीं किया। एक दोहा के अंदर जो है वो उनके मुज़ाकरात होते रहे तालिबान के साथ, मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं हुए, अभी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि आगे किस तरह पेशरफ्त होनी है। इतने में उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ से जा रहे हैं, और 11 सितंबर लास्ट डेट है, हमने उसमें अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लेनी है। और उसके बाद ये हुआ कि हाल ही में अशरफ गनी साहब, अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर जो है वो अमेरिका गए, और उनका मकसद यही था कहने का कि अमेरिका हमारा साथ दे और एकदम यहाँ से ना जाए,
लेकिन जो बाइडन जो वहाँ अमरीकी सदर हैं उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मसाइल जो हैं अफ़गान लोग जो हैं वो मिलकर हल करें उसको। इस दौरान जैसे ही अमेरिका ने पुल आउट करने की बात की तो लाज़िम बात है कि तालिबान ने फिर कोशिश की कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका कंट्रोल है ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ले लें, और उन्होंने पेशरफ शुरू की। अफ़गान नेशनल आर्मी ने सरेंडर करना शुरू किया, आर्मड कार्स जो है उनके हवाले कर दी, सफ़ेद झंडे लेकर वो आगे जाते रहे। तो वो तालिबान जो उस वक्त थे अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका ने हमला किया था और आज के तालिबान में बड़ा फ़र्क आ गया है। वो तालिबान जो गंतानमो बे और अमेरिका के हवाले हुए हुए थे और जेलों में उनको डाला गया, टॉर्चर किया गया, वो तालिबान आज हेल्म ऑफ़ द अफेयर्स पे पहुंच गए हैं। मुल्ला उमर की जगह मौलाना हैबतुल्लाह खुंजादा आ गए, खुंद आ गए, हैबतुल्लाह खुंद आ गए हैं। और इसी तरह सिराज हक़ानी साहब का जो बेटा है जिसको अमेरिका हक़ानी नेटवर्क कहता है वो आज नंबर 2 पोजीशन पर हैं। और ज़्यादातर जो 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 जिसको जहाद कहते हैं या लड़ाई कह लें वहाँ पर जो हो रही है, जहाद हो रहा है वहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़, उसको वो लीड कर रहे हैं वहाँ पे। मैं ये इसलिए थोड़ी सी तमीज़ बांधी आपको कि मैं अपने नाज़रीन को ये समझा सकूँ कि वहाँ के हालात क्या हैं और पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। हाल ही में आपको पता होगा मेरे चचा का इंतकाल हुआ और बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान से अंदरूने पाकिस्तान बैरून पाकिस्तान जो थे उन्होंने अफसोस के लिए आए। तो एक तालिबान का भी हाई लेवल वफ़द आया मुझे मिलने के लिए। 5 साढ़े 5 घंटे हमारे दुआ के बाद मुज़ाकरात होते रहे। कुछ उन्होंने सुनाई, कुछ हमने सुनाई, जो हमारे करीब था हमने उनको बताया। एक तो ये कि लोग शायद ये बात समझते नहीं है कि जनरल ज़िया उल हक़ शहीद का अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा प्यार और मोहब्बत और जज्बे और अक़ीदत वाला ताल्लुक़ है, जिसमें कि मुजाहिदीन के साथ था। अभी कुछ लोगों को ये यकीन नहीं आता कि उस वक्त के मुजाहिदीन तो अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और ज़्यादातर हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। सयाफ़ साहब भी, हिकमतयार बीच में हैं अभी, गुलबदीन हिकमतयार साहब और दीगर जो है वो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। तो कि तालिबान की जनरल ज़िया उल हक़ शहीद के साथ अक़ीदत किस तरह है, मेरा ख़्याल है उतनी ही अक़ीदत है जितनी मुजाहिदीन की थी, तालिबान की भी उसी तरह से अक़ीदत है। और इसीलिए मौलाना अख़ुंद साहब ने एक डेलीगेशन जो है वो उसको इजाज़त दी, जिसमें 6 रुकनी वफ़द था उनका। नंबर 4 उनकी हायरार्की में जो है वो थे, तालीम व तरबियत के हेड थे, उनके दीगर लोग थे। उनसे हमारी बड़ी बात हुई। मैं वो कुछ चीज़ें जो उनके ख़दशात थे वो सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे ख़दशात हैं वो सामने रखना चाहता हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि देखें कि क्या मौजूदा सूरत हाल है और उसका वे आउट क्या है। पहली बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का एक बयान आया कि अमेरिका की जंग हमारी जंग नहीं थी। अब ये मालूम नहीं कि वो जहाद की बात कर रहे हैं, 9/11 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि वो जिहाद जो है वो हमारी जंग नहीं थी। तो अगर वो हमारी जंग नहीं थी तो फिर अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाता उस वक्त, तो फिर कौन ज़िम्मेदारी उसकी लेता, क्योंकि वो नहीं हुआ। एक ज़िया उल हक़ शहीद ने एक ऐसा बंद बांधा रूस के आगे कि पूरी उम्मत मुसलमान को अपने पीछे खड़ा कर दिया। 124 मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के अपने पीछे खड़े कर दिए और दुनिया ने देखा कि वो वहाँ से निकल गए। और इसी दौरान अगर हमारे लोगों को पता नहीं है तो मैं ये बता दूं कि ये जिहाद अफ़गानिस्तान था और उन मुजाहिदीन की कुर्बानी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर बना। शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इसका इल्म हो, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान के लोगों को तो इसका बड़ा इल्म होना चाहिए कि ये इस सदी का सबसे बड़ा मार्का था और इस सदी का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा था कि रूस को ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से जाना पड़ा, 6 इस्लामी रियासतें आज़ाद हुईं और पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो आज़ाद हुआ एक शख्स के फ़ैसले की वजह से। अगर हम उस जंग को ओन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ज़िया उल हक़ शहीद को तो अल्लाह ताला ने शहादत भी दी और आज भी अफ़गान तालिबान के दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। एक तो पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरे मुज़ाकरात में सामने आई वो ये था कि TTP
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के तालिबान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इसको ओन करते हैं, ना ही वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर टीटीपी की वजह से तालिबान की जो बदनामी हुई, वो ज़्यादातर लोगों के जहन में ये गया कि वो भी तालिबान वही हैं, ये भी तालिबान वही हैं। उनका मकसद और है, इनका मकसद और था। और दूसरी बात ये कि मैंने जो उनके अंदर मैच्योरिटी, बुर्दबारी, एक पॉलिटिकल एक्यूमन देखा, वो 2001-2 के जो तालिबान थे या 90s के जो तालिबान थे, उनसे भी मुलाकात रही और इनसे भी मुलाकात रही। यानी बहुत ज़्यादा मैच्योर, बड़े अच्छे तरीके अंदाज से अपनी बात का ज़िक्र करते हैं और बड़े कमिटेड हैं और एक पूरा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। और ये बात उन्होंने वाज़े की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ पे वॉर लॉर्ड्स हैं, जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनके अपने मफादात हैं और तालिबान के कोई मफादात नहीं है। वो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं और अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं और इसीलिए उनको कामयाबी भी वहाँ पर हो रही है। एक जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि तालिबान के साथ जो अब इनका तरीक़ाकार इन्होंने तब्दील किया है कि ख़वातीन के बारे में और माइनॉरिटीज़ के बारे में इनका बड़ा एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आई है। और दूसरा ये कि जो तालिबान लड़ रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, वो ये यहाँ से जाकर वहाँ नहीं लड़ रहे, वो लोकल तालिबान हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शिया हों, इस्माइली हों, जो भी माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं, अहले तशी भी एक माइनॉरिटी है जिन्होंने जहाद में बड़ा किरदार अदा किया, ईरान ने उनको बड़ी सपोर्ट की है और आज भी वो वहाँ पर एक किरदार अदा कर रहे हैं। वो सब के सब इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी बात ये थी कि जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के लिए मैंने पहले भी कहा कि बड़ा एक उनके लिए उनके मोहब्बत है और वो इस बात की को बार बार उन्होंने इस बात को स्ट्रेस किया कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े प्यार के ताल्लुकात हैं और इसीलिए हमारे लीडरशिप ने हमें फ़ौरन इजाज़त दी कि आपसे हम मिलें और बातचीत भी करें, और दिल की बातचीत उन्होंने की। तो इस सिलसिले में मैं कुछ और बातें जो थी कि एक तो उन्होंने बड़ा इस बात का ख़दशे का इज़हार किया कि हमारे ऊपर जो है इस वक्त ज़मीन पे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन एयरक्राफ्ट से जो हमला हो रहा है, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं और जिसमें इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन बाद में मालूमात हुई कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो थे वो शायद अफ़गान नेशनल आर्मी के अंदर जो इंडक्ट हुए थे, वो अफ़गानिस्तान से उड़कर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और एक और बात जो चीज़ सामने आई है जिसका मैं इज़हार करना चाहूँगा वो ये कि G7 की अभी जो मीटिंग हुई है नेटो की, उसमें कुछ बात ऐसी सामने आई थी कि शायद अमेरिका की फ़ोर्सेस जब चली जाएंगी तो एयरपोर्ट और दीगर काबुल की सिक्योरिटी के लिए शायद टर्किश फोर्सेस वहाँ पर आएँ। बाद में मेरे ख़्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं टर्की, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं टर्की। तो लेटेस्ट मुझे तो पता नहीं है और मेरा ख़्याल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि तुर्की जो है वो ऐसी किसी मुहिम जोई के अंदर नहीं जाएगा जिससे कि एक तो उम्मत के अंदर कोई बिगाड़ पड़े और एक ये कि कहीं तालिबान के ख़िलाफ़ ना चला जाए उनका वहाँ जाना। और इस बात का भी इज़हार उन्होंने किया कि बरतानिया और रूस और उसके बाद अमेरिका का जो हशर हुआ है और अगर कोई हमारे मर्ज़ी या उम्मत मुस्लिमा के प्लेटफॉर्म से हटकर यहाँ पर आएगा तो फिर मजबूरन उनका मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि रशीद दोस्तम के बारे में कहा जाता है कि उसने टर्की में बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात हैं और दोस्तम जो है वो नॉर्दर्न अलायंस से हमेशा एक अपना चेहरा जो है अलग चेहरा लेकर सामने रहा है और एक लड़ाई के दौरान भी रूस के साथ मिलकर उसने काफ़ी कोशिश की थी। तो इसके अलावा उन्होंने जिस बात का इज़हार किया, बड़ी एक अजीब-व-गरीब बात थी, बाद में अखबारात के अंदर आ गई। जब तक मुझसे मिले थे उस वक्त तक अखबारात में नहीं आई थी और शायद इस बारे में किसी को पता नहीं था कि हिंदुस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ राब्तों की। वो दोहा में भी अजीत दोवल के ज़रिए, जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उसके ज़रिए उन्होंने शायद मुल्ला ब्रदर के साथ रब्ता करने की कोशिश की और फिर इस बात की तस्दीक हो गई और ये अखबारात के अंदर आ गया। तो इस मौके पर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इसका मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और फ़ौज को अच्छी तरह इल्म है, लेकिन इस पे एक बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है
कि किस तरह से हम आगे चलें, क्या फ़ैसले करें, कोई ऐसा गलत फ़ैसला ना कर दें जिसके रिपरिकशंस और या फॉल आउट पाकिस्तान के अंदर हो जाए। इस वक्त तकरीबन 70-80% जो एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के, वो तालिबान के कंट्रोल में है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वहाँ का लीगल कंट्रोल यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी उनके डिप्टी चीफ जस्टिस है वो भी आए थे डेलीगेशन में, उनके मिनिस्टर फॉर एजुकेशन तालीम और तरबियत के जो हैं वो भी आए थे, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग भी थे उसके अंदर, और अमर बिल मारूफ नही अल मुनकर के जो काउंसिल के रहबर हैं वो भी साथ आए थे। तो वो उनसे बातों से ये बातें निकली। और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको कहा जाता है, नॉर्दर्न एरियाज़ कहा जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि इनका आपस में तफरीक थी, जिसमें कि सिरीपल का इलाका है, तखबार का इलाका है, उसमें बदखशान का इलाका है, मज़ार शरीफ का इलाका है। वहाँ अब यहाँ से जाकर तालिबान नहीं लड़ते, वहाँ पे लोकल लोग इनके साथ मिलकर अभी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और वहाँ पे आज़ादी की तहरीक जो है वो इस वक्त चल रही है। तो हमें वे आउट क्या है? मैं बहुत लंबी बात गुफ्तगू तो नहीं अभी इस वक्त करना चाहता। एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के दबाव में आने के बजाय अमेरिका को समझाने की कोशिश करे कि माजी में गलतियों की वजह से क्या कुछ हमने खोया है, क्या हमने पाया है। बस ज़्यादा खोया है, कम हमने पाया है। और तालिबान के साथ जो है वो इस किस्म के राब्ते होने चाहिए हमारे कि हम एक माइनॉरिटी हुकूमत को वहाँ सपोर्ट करने के बजाय एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश करें, और तालिबान को ये तासुर ना दें कि हम अमेरिका के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ पे फिर नहीं तो भारत या कोई और कोशिश करेगा कि वहाँ पर जाएं, और फिर चीन के साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर अमन के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, क्योंकि चीन का तालिबान के साथ भी ताल्लुक़ है, उनकी हुकूमत के साथ भी ताल्लुक़ है, और उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी कोशिश की है। और आइंदा आने वाले वक्तों में चीन का एक बड़ा अहम किरदार होगा जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और पाकिस्तान का भी वही किरदार होना चाहिए, क्योंकि ऑल रोड्स टू अफ़गानिस्तान दे गो थ्रू पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इसमें बड़ा अहम किरदार है। हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोजीशन दी है, ये एक नेमत है अल्लाह ताला की कि हम, कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान विल प्ले अ पिवटल रोल इन द रीजन। पिवटल रोल ये है कि हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही है। हमें लोग राइट ऑफ करते हैं और फिर हम नुमाया हो जाते हैं और हमारी ज़रूरत उनको पेश आ जाती है। दूसरी बात जो मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हम उनके साथ बहुत अच्छा राब्ता हुआ, आइंदा भी ये राब्ते जो है वो बहाल रहेंगे, और क्योंकि हमारे साथ उनका एक ताल्लुक़ है, एक ज़िया-उल-हक शहीद के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसको हमने आगे लेकर चलना है। हम ये चाहते हैं कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान हो, अगर पुरअमन अफ़गानिस्तान होगा तो पुरअमन पाकिस्तान होगा। मैं ये बात भी यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि सारा फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान पर होता है। 1979 में अफ़गानिस्तान की जो आबादी थी वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ थी, तो 30 लाख अफ़गान महाजरीन अनइक्विप्ड, यानी उनके पास कोई असला वगैरह नहीं था, वो पाकिस्तान में आए, और फिर यहाँ पर उनको गले से लगाया। महाजरीन अंसार मदीना का एक, यहाँ पे मैं समझता जिसको कहते हैं ना मदीना की रियासत, वो एक था अंसार मदीना की जो रवायत यहाँ पर पैदा की कि उनको यहाँ पर रखा। फिर बाद में वो कुछ वापस गए, कुछ यहीं पर हैं अभी भी 30 लाख के करीब, और अगर अब उनकी आबादी जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, 3-3.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। खुदा ना करे अगर वहाँ कोई सिविल वॉर हुई या कोई इस किस्म का झगड़ा हुआ या कोई गड़बड़ हुई, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मरतबा 3 गुना ज़्यादा जो महाजरीन है वो पाकिस्तान आएंगे। आप उनको नहीं रोक सकते बॉर्डर के ऊपर, दुनिया नहीं चाहेगी कि आप उनको रोकें, आप अपने टैंक उनके आगे नहीं खड़ा कर सकते, आप अपनी बंदूकें उनके आगे नहीं उठा सकते, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर एक और बोझ आएगा। तो इसलिए तमाम फ़ैसले सोच समझ कर करने चाहिए, और इस वक्त ये मुमकिन है कि जो ममालिक सही किरदार अदा नहीं कर रहे, मुस्लिम ममालिक, उनसे पाकिस्तान को चाहिए, हमारे वज़ीर ख़ारजा को चाहिए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए, हमारी एजेंसीज़ को चाहिए कि उनको ये समझाएं, उनके साथ रब्ता रखें और एक कंसेंसस इवॉल्व कर
ऐसा लाएअमल बनाएं जो, क्योंकि अमेरिका ने तो अब चले जाना है तो फिर पीछे हमने रह जाना है, तो हमें फिर एक वो किरदार अदा करना चाहिए जो तारीख़ में इस तरह से याद किया जाए जिस तरह के उस वक्त ज़िया उल हक शहीद ने एक फ़ैसला किया था खड़े होकर, जिसके नतीजे में दुनिया का एक शक्ल ही बदल गई थी और माशाल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क बनकर उभरा था और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो है दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज के अंदर है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।